वेलकम टू द यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑडियो बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन and stay UPSC ready. Today, we're going to cover Lecture 2, National Income Accounting Part 1. इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So, let's dive deep into the topic. तो चलिए आज बात करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। ये टर्म सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, भारी भरकम सा, लेकिन इकोनॉमी की हेल्थ समझने के लिए कहते हैं ये फाउंडेशन है। ये आसान शब्दों में अगर समझें तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो किसी भी देश की या रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करने, मतलब मापने, और उनका एनालिसिस करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है पूरा। अच्छा, एक फ्रेमवर्क। हाँ, जैसे कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए प्रॉपर अकाउंट्स बनाती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही एक देश अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जानने के लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। मतलब ये देश का एक तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड जैसा हो गया, जिससे पता चले कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर सेंट्रल बैंक्स जैसे अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF, वो सब इसी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, और सबसे जरूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने और इवैल्यूएट करने के लिए। मतलब पॉलिसी सही काम कर रही है या नहीं ये देखने के लिए। बिना इसके पॉलिसी मेकिंग काफी हद तक गेसवर्क जैसा हो जाएगा। ये हमें बताता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या श्रिंक हो रही है, कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं, ये सब। समझ गई। ये तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के कई इंडिकेटर्स होते हैं ना, जिनके एक्रोनिम्स अक्सर सुनते हैं, GDP, GNP, NNP, ये सब। इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेन इंडिकेटर्स कौन-कौन से? हाँ, कई मेजर्स हैं बिल्कुल, और हर एक मेजर इकोनॉमी की पिक्चर का थोड़ा डिफरेंट एंगल भी दिखाता है। मतलब एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखना। जो कॉमनली यूज्ड मेजर्स हैं उनमें शामिल हैं नंबर 1 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP, नंबर 2 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, नंबर 3 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, नंबर 4 नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, नंबर 5 नेशनल इनकम NI। हाँ, इसका एक स्पेसिफिक टेक्निकल मीनिंग है जो हम बाद में देखेंगे। नंबर 6 पर्सनल इनकम PI, और नंबर 7 पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI। बाप रे, ये लिस्ट देखकर तो एस्पिरेंट्स को थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। इतने सारे टर्म्स। हाँ, लगता है शुरू में, पर ये सब लॉजिकली कनेक्टेड है। एक समझ आ जाए तो बाकी आसान लगने लगते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इनमें से जो शुरुआती कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस करते हैं, स्टार्टिंग विद द मोस्ट फेमस वन, जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है, GDP। राइट, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। न्यूज़पेपर में, टीवी पर हर जगह यही टर्म छाया रहता है। हाँ, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और इसमें किन बातों पर, किन कीवर्ड्स पर ध्यान देना जरूरी है? बिल्कुल। GDP शायद सबसे ज्यादा डिस्कस्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में, आमतौर पर ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसमें ये 4 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना जरूरी है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी और फाइनेंशियल ईयर। ये 4 पिलर्स हैं GDP के। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। पहला है टोटल मॉनेटरी वैल्यू। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हर चीज की वैल्यू जोड़ते हैं? मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है कि हम प्रोडक्शन को किसी करेंसी में मेजर कर रहे हैं, रुपीज में, डॉलर्स में या किसी और मुद्रा में। मतलब हम सिर्फ उन गुड्स और सर्विसेज को काउंट करते हैं जिनका मार्केट में कोई प्राइस है, जिनकी खरीद फरोख्त होती है। अच्छा। हाँ, और इसमें इंपॉर्टेंटली नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज शामिल नहीं होती, जैसे घर पर कोई अपने परिवार के लिए खाना बना रहा है या बच्चों की देखभाल कर रहा है या कोई वॉलंटियर वर्क कर रहा है बिना पैसों के। ये एक्टिविटीज बेशक बहुत वैल्यूबल हैं समाज के लिए, पर इनका मार्केट वैल्यू लगाना मुश्किल है,
इसलिए इन्हें जीडीपी कैलकुलेशन से बाहर रखा जाता है। गॉट इट। तो मतलब सिर्फ मार्केट ट्रांजैक्शंस वाली चीजें, घर का काम इसमें नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा की फ्रेज था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? फाइनल क्यों? तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत जरूरी है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो हैं जो अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए तैयार हैं, मतलब उपभोक्ता उन्हें इस्तेमाल करेगा, जैसे बिस्किट खाना या कपड़े पहनना, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, जैसे फैक्ट्री के लिए कोई मशीन खरीदना। अच्छा, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट? हाँ, इसमें ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं, जैसे कार, फ्रिज, जो लंबे चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे खाना, साबुन, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। और सर्विसेज तो हैं ही, जैसे बैंकिंग, ट्यूशन, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट, सब शामिल हैं। तो फिर इंटरमीडिएट गुड्स का क्या? हाँ, वही पॉइंट है। इंटरमीडिएट गुड्स यानी वो गुड्स जो किसी और चीज के प्रोडक्शन में इनपुट की तरह यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए कार बनाने के लिए स्टील या टायर्स। हाँ। उन्हें जीडीपी में डायरेक्टली काउंट नहीं किया जाता, क्यों नहीं? स्टील भी तो प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि उनकी वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में ऑलरेडी शामिल होती है। सोचिए, जब आप एक कार खरीदते हैं तो उसकी कीमत में स्टील की कॉस्ट, टायर्स की कॉस्ट, इंजन की कॉस्ट, सब कुछ जुड़ा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम पहले स्टील की वैल्यू अलग से जोड़ें, फिर टायर्स की वैल्यू अलग से जोड़ें और फिर पूरी कार की वैल्यू भी जोड़ दें, जिसमें स्टील और टायर्स की कॉस्ट पहले से ही शामिल है, तो क्या होगा? स्टील और टायर्स की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाएगी। हाँ, डबल काउंटिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। इससे जीडीपी की फिगर बढ़ जाएगी। असल में प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा है, ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि उसमें सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाती है। मेक सेंस। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू इज इनफ। अब तीसरा एलिमेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, देश की सीमा। क्या ये सिर्फ इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप है? नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें देश की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आती हैं, जिसमें टेरिटोरियल वाटर्स भी शामिल हैं, समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक। अच्छा, टेरिटोरियल वाटर्स भी। हाँ, पर इसके अलावा कुछ और चीजें भी इसमें शामिल हैं, जहां देश के रेजिडेंट्स, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकें। जैसे पॉइंट आई, देश के रेजिडेंट्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर इंडिया का प्लेन लंदन और न्यूयॉर्क के बीच फ्लाई कर रहा है, तो उससे होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानी जाएगी, भले ही वो प्लेन इंडिया के ऊपर ना उड़ रहा हो। अरे वाह, ये इंटरेस्टिंग है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे इंडियन ओशन के इंटरनेशनल वाटर्स में इंडियन फिशरमैन द्वारा पकड़ी गई मछली से होने वाली इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। अच्छा। पॉइंट थर्ड, विदेशों में स्थित देश की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए या यूके में जो इंडियन एम्बेसी है, वो टेक्निकली इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। वहां होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के जीडीपी में आएगी। वाह, ये तो काफी वाइड डेफिनेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में होते हुए भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। इसमें शामिल नहीं है पॉइंट आई, भारत में स्थित फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स वगैरह। जैसे दिल्ली में यूएस एम्बेसी है, वो टेक्निकली यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, भारत की नहीं। पॉइंट टू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के ऑफिसेज, भले ही वो फिजिकली भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हों, जैसे दिल्ली में वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, उन्हें इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं। क्लियर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ नक्शा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का डोमेन है। और चौथा कीवर्ड था फाइनेंशियल ईयर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। हाँ, ये रिलेटिवली सिंपल है। फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होने वाला 12 महीने का पीरियड होता है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। जीडीपी आमतौर पर इसी पीरियड के लिए कैलकुलेट और रिपोर्ट किया जाता है। क्वार्टरली फिगर्स भी आती हैं और एनुअली भी। ओके, तो जीडीपी की डेफिनेशन और उसके चारों कंपोनेंट्स, मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी, फाइनेंशियल ईयर, ये अब क्लियर है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी।
इन दोनों में क्या फर्क है और ये डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों दो तरह के जीडीपी? ये डिस्टिंक्शन इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी की सही ग्रोथ जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी, इसे करंट मार्केट प्राइसेस पर मेजर किया जाता है। मतलब जिस साल का जीडीपी निकाल रहे हैं उसी साल के प्राइसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2024 का नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम 2024 में प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को 2024 के जो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला समझे तो करंट ईयर प्राइसेस इनटू करंट ईयर क्वांटिटीज। ठीक है, करंट प्राइसेस पर। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं यानी इन्फ्लेशन है तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है, भले ही एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उतना न बढ़ा हो या शायद घटा भी हो। अच्छा, कैसे? मान लीजिए 2023 में 100 पेन्स बने और कीमत थी 10 रुपए पर पेन, तो नॉमिनल जीडीपी हुआ 1000 रुपए। अब 2024 में भी 100 ही पेन्स बने, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, लेकिन मान लीजिए इन्फ्लेशन की वजह से कीमत 12 रुपए हो गई, तो 2024 का नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1200 रुपए। हाँ, 1200। देखिए, नॉमिनल जीडीपी 1000 से 1200 रुपए हो गया, 20% बढ़ गया। लेकिन क्या असल में इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ? नहीं, पेन्स तो उतने ही बने। ये बढ़त सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से आई। ये तो मिसलीडिंग हो सकता है। तो फिर रियल जीडीपी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? एग्जैक्टली, रियल जीडीपी इसी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव कर देता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम करंट प्राइसेस नहीं लेते, बल्कि एक बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइसेस लेते हैं। बेस ईयर एक रेफरेंस ईयर होता है जिसे बेंचमार्क मान लिया जाता है। उस साल के प्राइसेस को फिक्स करके हम करंट ईयर के प्रोडक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए करंटली बेस ईयर 2011-12 है। अच्छा, 2011-12। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ बेस ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटीज। अब हमारे पिछले एग्जाम्पल पर वापस जाएं। बेस ईयर मान लीजिए 2011-12 है और तब पेन की कीमत 8 रुपए थी। 2024 में 100 पेन्स बने, तो 2024 का रियल जीडीपी होगा 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपी पर यूनिट बेस ईयर प्राइस इक्वल टू 800 रुपीज। अच्छा, तो नॉमिनल जीडीपी था 1200 रुपए यूजिंग 2024 प्राइसेस और रियल जीडीपी है 800 रुपए यूजिंग 2011-12 प्राइसेस। बिल्कुल। अब देखिए, रियल जीडीपी हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर प्राइसेस बेस ईयर वाले ही रहते तो आज का प्रोडक्शन की वैल्यू 800 रुपए होती। चूंकि प्राइसेस कांस्टेंट रखे जाते हैं बेस ईयर वाले, रियल जीडीपी में जो भी चेंज आता है ओवर टाइम वो प्योरली प्रोडक्शन की क्वांटिटी में चेंज की वजह से होता है। ये इकोनॉमी की एक्चुअल फिजिकल आउटपुट ग्रोथ की ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है। तो कंपैरिजन के लिए रियल जीडीपी बेटर है। हाँ, इकोनॉमिक वेलबींग और ग्रोथ कंपैरिजंस के लिए रियल जीडीपी को बेहतर मेजर माना जाता है। जब हम सुनते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 7% ग्रो की, तो वो आमतौर पर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात होती है। एक्सीलेंट। ये रियल और नॉमिनल का डिफरेंस अब बिल्कुल क्लियर है। रियल जीडीपी मतलब वॉल्यूम ग्रोथ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये। अब जीडीपी के बाद आता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीडीपी से कैसे डिफरेंट है? दोनों में ग्रॉस और प्रोडक्ट तो कॉमन है, डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क है। हाँ, यही की डिफरेंस है, फोकस का फर्क है। जीडीपी फोकसेस ऑन टेरिटरी, यानी प्रोडक्शन देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कहाँ हो रहा है, इससे मतलब है करने वाला चाहे कोई भी हो। जबकि जीएनपी फोकसेस ऑन नेशनैलिटी, यानी प्रोडक्शन देश के सिटीजन्स या नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कहाँ किया जा रहा है, इससे मतलब है चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अच्छा, टेरिटरी वर्सेस नेशनैलिटी, तो जीएनपी की डेफिनेशन क्या हुई? जीएनपी की डेफिनेशन है एक फाइनेंशियल ईयर में देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू। नॉर्मल रेजिडेंट्स में सिटीजन्स तो आते हैं, साथ में वो फॉरेनर्स भी शामिल होते हैं जो देश में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में है, मतलब वो यहीं कमाते, खर्चते, बचाते हैं। तो जीएनपी में इंडियन सिटीजन्स द्वारा विदेश में अर्न की गई इनकम शामिल होती है, जैसे कोई भारतीय यूएस में काम करके सैलरी कमा रहा है या किसी भारतीय कंपनी की ब्रांच विदेश में प्रॉफिट कमा रही है।
लेकिन इंडिया में रह रहे फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन कंपनीज द्वारा अर्न की गई इनकम इसमें शामिल नहीं होती। ओके, तो जीडीपी था टेरिटरी बेस्ड, जीएनपी है रेजिडेंट बेस्ड। अब इसे क्वांटिफाई कैसे करते हैं? जीडीपी और जीएनपी में मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, जो कनेक्शन है, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है? NFI का मतलब है फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम वही है जो हमने पहले बात की थी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हमारे लोगों ने बाहर से कितना कमाया, जैसे सैलरी, प्रॉफिट, उसमें से घटा दीजिए वो अमाउंट जो बाहर के लोगों ने हमारे देश के अंदर से कमाया। जो नेट रिजल्ट आएगा वही NFI है। अच्छा, तो NFII पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी? बिल्कुल। अगर हमारे लोग बाहर से ज़्यादा कमा रहे हैं जितना विदेशी लोग हमारे यहाँ से कमा रहे हैं तो NFI पॉजिटिव होगा, अगर उल्टा है तो नेगेटिव होगा, और अगर बराबर कमा रहे हैं तो जीरो होगा। सिंपल फॉर्मूला है, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFI। अच्छा, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFI है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाइए। ज़रूर। मान लीजिए इंडिया का GDP एक साल में $3 ट्रिलियन है। अब उस साल इंडियंस ने विदेशों से $100 बिलियन की फैक्टर इनकम अर्न की, जैसे USA में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरीज, UK में किसी भारतीय की प्रॉपर्टी से आया रेंट, इंडियन कंपनीज के फॉरेन ब्रांचेस का प्रॉफिट एक्सेट्रा। और उसी साल इंडिया में काम कर रहे फॉरेनर्स और फॉरेन कंपनीज ने इंडिया से $60 बिलियन की फैक्टर इनकम अर्न की, जैसे इंडिया में फॉरेन कंपनी के प्रॉफिट्स, यहाँ काम कर रहे फॉरेन एम्प्लॉयज की सैलरीज एक्सेट्रा। ठीक है, अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड 100B, अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया 60B। तो NFIA कितना हुआ? NFIA इज 100 बिलियन माइनस 60 बिलियन इज इक्वल टू प्लस 40 बिलियन। ये पॉजिटिव है। इस केस में इंडिया का GNP होगा, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA इज इक्वल टू $3 ट्रिलियन प्लस 40 बिलियन इज इक्वल टू 3.04 ट्रिलियन। यहाँ GNP GDP से ज्यादा है। और अगर NFIA नेगेटिव होता? हाँ, मान लीजिए सिचुएशन पलटी होती। इंडियंस ने अब्रॉड से $50 बिलियन कमाए और फॉरेनर्स ने इंडिया से $70 बिलियन कमाए। तो NFIA इज इक्वल टू 50B माइनस 70B इज इक्वल टू माइनस 20 बिलियन। तब GNP इज इक्वल टू 3 ट्रिलियन प्लस माइनस 20 बिलियन इज इक्वल टू 2.98 ट्रिलियन। इस केस में GNP GDP से कम होता। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज का NFI नेगेटिव होता है क्योंकि वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पर्सनल ज्यादा होते हैं कंपेयर टू देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स एंड पीपल अब्रॉड। डेवलप्ड कंट्रीज का NFI ऑफन पॉजिटिव होता है। ये NFIA का कॉन्सेप्ट GDP और GNP के डिफरेंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, डिप्रिसिएशन। अकाउंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो इसे जानते ही होंगे, पर नेशनल इनकम में इसका क्या रेलेवेंस है? डिप्रिसिएशन, जिसे नेशनल अकाउंट्स की लैंग्वेज में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल CFC भी कहते हैं, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम कैपिटल एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, टूल्स हैं। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स। राइट। अब ये एसेट्स हमेशा तो नए नहीं रहते। समय के साथ इस्तेमाल होने से इनमें वेयर एंड टेयर होती है, मतलब सामान्य टूट फूट घिसावट होती है। टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाती है तो ऑब्सोलेंस होता है, कभी एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है। इन सब वजहों से इन कैपिटल एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है। इसी वैल्यू की कमी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, वैल्यू में कमी, पर इसे नेशनल इनकम में क्यों अकाउंट करना है? क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में ये धीरे धीरे कंज्यूम होते हैं, उनकी वैल्यू घटती है। अगर हम इस वैल्यू रिडक्शन को अकाउंट नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमी की नेट प्रोडक्शन को ओवर एस्टिमेट कर लेंगे। हमें यह जानना जरूरी है कि जो टोटल आउटपुट, ग्रॉस आउटपुट हुआ है, उसमें से कितना हिस्सा सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपिटल को मेंटेन करने में, उसकी घटी हुई वैल्यू को रिप्लेस करने में चला गया। डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचता है वो नेट एडिशन टू दी इकोनॉमी दिखाता है। इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझाइए। बिल्कुल। मान लीजिए एक फैक्ट्री ने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है और 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो हर साल उसकी वैल्यू में कितनी कमी आ रही है? 1 लाख रुपए की, 10-10 साल 1 लाख रुपए। एग्जैक्टली। तो ये 1 लाख रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। प्रोडक्शन की ट्रू कॉस्ट निकालने के लिए इसे अकाउंट करना जरूरी है।
अगर कंपनी इसे इग्नोर कर दे तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, उसके एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, जो सही पिक्चर नहीं है। इसी तरह पूरी इकोनॉमी के लेवल पर भी डेप्रिसिएशन को अकाउंट करना ज़रूरी है ताकि हमें नेट आउटपुट का सही अंदाज़ा लग सके। राइट। तो डेप्रिसिएशन को फैक्टर इन करने से हमें ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू मिलती है और इसी से जुड़े हैं ग्रोस वर्सेस नेट कॉन्सेप्ट्स। हमने अभी जीडीपी और जीएनपी की बात की, जो कि ग्रॉस मेजर्स हैं। तो नेट कॉन्सेप्ट्स जैसे एनडीपी और एनएनपी इनसे कैसे रिलेटेड हैं? रिश्ता बिल्कुल सिंपल है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स में। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है टोटल वैल्यू बिफोर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैग्नीट्यूड दिखाता है। नेट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। ये दिखाता है कि डिप्रिसिएशन लॉस को कवर करने के बाद इकोनॉमी में नेट एडिशन कितना हुआ है। ये एक तरह से सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को दर्शाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेंगे? बहुत सिंपल, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। एनडीपी क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में डिप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद नेट आउटपुट कितना है। सिमिलरली, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। एनएनपी दिखाता है कि देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा डिप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद नेट आउटपुट कितना है। जनरली नेट फिगर्स को इकोनॉमिक वेलफेयर का बेटर इंडिकेटर माना जाता है ग्रॉस फिगर्स के मुकाबले, क्योंकि ये कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। ओके, सो नेट इक्वल्स ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। ये रिलेशनशिप क्लियर है। जीडीपी से एनडीपी और जीएनपी से एनएनपी। अब थोड़ा प्रोडक्शन के फंडामेंटल इनपुट्स पर आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अक्सर सुनते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। ये क्या है और इनसे इनकम कैसे लिंक होती है? हाँ, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ बेसिक रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इकोनॉमिक्स में इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। 1. लैंड। इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसमें वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जमीन, जंगल, पानी, मिनरल्स, ऑयल, सब कुछ। लैंड को यूज करने के बदले जो पेमेंट मिलता है उसे रेंट कहते हैं। अच्छा, रेंट। 2. लेबर। ये है ह्यूमन एफर्ट, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का। इसमें वर्कर्स की स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, उनका नॉलेज सब आता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है। लेबर के बदले मिलने वाला रिवॉर्ड होता है वेजेस या सैलरीज। वेजेस, ठीक है। 3. कैपिटल। ये वो मैनमेड रिसोर्सेज हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आता है। ध्यान रहे, यहाँ कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि फिजिकल एसेट्स हैं। कैपिटल प्रोवाइड करने के बदले जो इनकम मिलती है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट, ओके। चौथा? 4. एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक स्पेशल ह्यूमन स्किल है। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति या ग्रुप होता है जो इन बाकी तीनों फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ लाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करता है, बिजनेस चलाने का रिस्क लेता है और नए आइडियाज, नए मेथड्स लाता है। इनोवेशन। इस रिस्क टेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बदले एंटरप्रेन्योर को जो रिटर्न मिलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट। तो लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। ये 4 फैक्टर्स और 4 फैक्टर इनकम्स। एग्जैक्टली, ये चारों फैक्टर्स मिलकर प्रोडक्शन करते हैं और इनको मिलने वाली टोटल इनकम, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, को फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है। अब इसी से जुड़े 2 और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, फैक्टर कॉस्ट एफसी और मार्केट प्राइस एमपी। नेशनल इनकम को इन दोनों टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इनमें क्या रिलेशन है? ये एफसी और एमपी क्या दिखाते हैं? ये दिखाता है कि हम नेशनल इनकम को वैल्यू किस पॉइंट पर कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट एफसी, ये प्रोडक्शन के पॉइंट पर कॉस्ट है। ये बेसिकली उन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, को पे किए गई टोटल अमाउंट है, मतलब रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट का जोड़। ये वो कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर को आती है प्रोडक्शन करने में, फैक्टर्स को पे करने में। इसमें अभी तक गवर्नमेंट के टैक्सेस या सब्सिडीज का इफेक्ट शामिल नहीं होता। अच्छा, ये प्रोड्यूसर की कॉस्ट है फैक्टर्स को पे करने की। तो मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस और एमपी, ये वो फाइनल प्राइस है जिस पर गुड्स और सर्विसेज मार्केट में कंज्यूमर को बेचे जाते हैं, मतलब जिस कीमत पर हम और आप चीजें खरीदते हैं।
इसमें फैक्टर कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सेस जुड़ते हैं और गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडीज घटती हैं। रिलेशन बहुत क्लियर है। मार्केट प्राइस MP इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, इन्हें थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ? जरूर। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये वो टैक्सेस हैं जो सीधे तौर पर इनकम या प्रॉफिट पर नहीं लगते, बल्कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन या सेल पर लगते हैं। जैसे GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप कुछ खरीदते हैं तो प्राइस में GST जुड़ा होता है। पहले एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट होते थे, अब ज्यादातर GST में आ गए हैं। कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रोड्यूसर ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन अक्सर इसका बर्डन प्राइस बढ़ाकर कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं। FC में टैक्स जोड़ेंगे तो MP आएगा। ठीक है। और सब्सिडीज? सब्सिडीज ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूसर्स को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प या कंसेशन है। सरकार ये मदद क्यों देती है? ताकि या तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए या फिर कंज्यूमर्स को चीज़ें सस्ती मिलें, जैसे LPG सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है या फार्मर्स को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती है। सब्सिडीज प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करती हैं, इसलिए मार्केट प्राइस को घटाती हैं। MP में से सब्सिडी घटाएंगे तो FC की तरफ जाएंगे। तो मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये इक्वेशन बन गई। करेक्ट। MP इक्वल्स FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका मतलब हुआ कि हम GDP, NDP, GNP, NNP इन सब को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पर मेजर कर सकते हैं। लाइक GDP MP, GDP FC, NNP MP, NNP FC। यस, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम इन सभी एग्रीगेट्स को दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कन्वर्जन का रूल वही रहेगा। एग्रीगेट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स एग्रीगेट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। Aggregated factor cost equals aggregated market price, net indirect taxes. For example, GDP MP equals GDP FC plus indirect taxes subsidies. Or NNP FC equals NNP MP indirect taxes subsidies. इंडिया में कौन सा फिगर ज्यादा यूज होता है, FC वाला या MP वाला? पहले इंडिया में GDP एट फैक्टर कॉस्ट को हेडलाइन GDP फिगर माना जाता था, लेकिन अब इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ अलाइन करने के लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO अब GDP एट मार्केट प्राइस GDP MP को मेन मेजर के तौर पर रिपोर्ट करता है। तो जब आप न्यूज़ में GDP ग्रोथ रेट सुनते हैं तो वो यूजुअली GDP MP पर बेस्ड होती है। गॉट इट। तो अब फोकस GDP MP पर है। MP मतलब मार्केट रियलिटीज ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज को इंक्लूड करता है। एक और रिलेटेड टर्म है GDP डिफ्लेटर। ये क्या मेजर करता है? डिफ्लेटर मतलब कुछ कम करने वाला? हाँ, कह सकते हैं। GDP डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स है। ये इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल में जो चेंज हो रहा है ओवर टाइम, उसे मेजर करता है। ये नॉमिनल GDP और रियल GDP का रेशियो होता है। फॉर्मूला है GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP टाइम्स 100। नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP टाइम्स 100। ये बताता क्या है? देखिए, नॉमिनल GDP में करंट प्राइसेस होते हैं और रियल GDP में बेस ईयर प्राइसेस। तो जब आप नॉमिनल को रियल से डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि दोनों में करंट ईयर क्वांटिटी है और बचता है सिर्फ प्राइस लेवल का रेशियो, करंट ईयर वर्सेस बेस ईयर। इसे 100 से मल्टीप्लाई करके इंडेक्स बना लेते हैं। बेस ईयर में नॉमिनल GDP और रियल GDP बराबर होते हैं, तो डिफ्लेटर 100 होता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करें? सिंपल है। अगर GDP डिफ्लेटर बेस ईयर के मुकाबले बढ़ रहा है, मान लीजिए 100 से बढ़कर 110 हो गया, तो इसका मतलब है कि एवरेज प्राइस लेवल बेस ईयर से 10% बढ़ गया है, यानी इन्फ्लेशन हुआ है। अगर डिफ्लेटर 100 से कम होकर 95 हो जाता है, तो इसका मतलब है एवरेज प्राइस लेवल 5% कम हुआ है, डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर माना जाता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का इफेक्ट शामिल होता है। ये CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स से ज्यादा ब्रॉड है। So it's basically an indicator of overall inflation derived directly from the GDP figures themselves. Interesting. अब आते हैं बिल्कुल मेन टर्म पर, नेशनल इनकम।
जब हम सिंपली नेशनल इनकम कहते हैं तो टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है? इज इट जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी? टेक्निकली जब इकोनॉमिस्ट सिर्फ नेशनल इनकम एनआई टर्म यूज करते हैं तो उनका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? ओके। ये क्यों? क्योंकि ये मेजर सबसे क्लोजली रिप्रेजेंट करता है उस टोटल इनकम को जो एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाकर एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न की है। ये फैक्टर इनकम्स वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट का सम है। कैलकुलेशन को अगर ट्रेस करें, आप GDP-MP से शुरू करते हैं। GDP-MP प्लस NFI इज इक्वल टू GNP-MP, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए। GNP-MP डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP-MP, ग्रॉस से नेट पर गए। NNP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू NNPFC, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर गए। सो नेशनल इनकम NI इज इक्वल टू NNPFC। वाह, ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करके एनएनपीएफसी तक पहुंचना होता है और ये फैक्टर कॉस्ट पर है क्योंकि ये फैक्टर्स द्वारा अर्नड इनकम है, मार्केट प्राइस डिस्टॉर्शंस, टैक्सेस, सब्सिडी से पहले की इनकम। एग्जैक्टली, दैट्स द लॉजिक। NI को भी रियल बेस ईयर प्राइसेस पर और नॉमिनल करंट प्राइसेस पर टर्म्स में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, सो एनएनपीएफसी इज द टेक्निकली करेक्ट नेशनल इनकम। इसी से जुड़ा एक और कॉमन टर्म है पर कैपिटा इनकम, PCI। ये क्या बताता है? पर कैपिटा इनकम PCI एक बहुत ही सिंपल एवरेज है। ये देश की टोटल नेशनल इनकम यानी NNPFC को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। फॉर्मूला PCI इक्वल टू नेशनल इनकम NNPFC टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या दर्शाता है? PCI हमें बताता है कि ऑन एवरेज देश का हर व्यक्ति कितना अर्न कर रहा है। इसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक रफ इंडिकेटर माना जाता है। कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक वेल बीइंग कंपेयर करने के लिए इसे काफी यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कंपैरिजन कॉमन है, पर ये एवरेज है, राइट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PCI सिर्फ एवरेज है। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या इनइक्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। हो सकता है किसी देश की PCI बहुत हाई हो, पर सारी वेल्थ कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो और ज्यादातर लोग गरीब हों, तो इसे अकेले देखना मिसलीडिंग हो सकता है। राइट, एवरेज इनकम पर पर्सन बट डजंट शो डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या होते हैं और नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इनका क्या रोल है? ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट या कभी-कभी बिजनेसेस भी इंडिविजुअल्स या हाउसहोल्ड्स को करती है, जिसके बदले में रिसिपिएंट ने करंट पीरियड में कोई डायरेक्ट गुड या सर्विस प्रोड्यूस करके नहीं दिया है। ये वन वे पेमेंट्स होते हैं। वन वे पेमेंट्स मतलब पेमेंट तो हो रहा है, पर उसके बदले में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये बेसिकली इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक टूल है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ओल्ड एज पेंशन जो सरकार देती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप्स, नेचुरल डिजास्टर विक्टिम्स को मिलने वाली रिलीफ पेमेंट्स, सब्सिडीज जो सीधे कंज्यूमर्स को मिलती हैं। अच्छा, पेंशन, स्कॉलरशिप्स, Right. ये सब। तो नेशनल इनकम में इनका क्या करते हैं? क्योंकि ये पेमेंट्स करंट प्रोडक्शन एक्टिविटी से जनरेट हुई इनकम नहीं है, इन्हें नेशनल इनकम NNPFC की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। याद रखिए, NI में सिर्फ फैक्टर इनकम आती है जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से अर्न होती हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स अर्नड इनकम नहीं है। राइट, नो प्रोडक्शन, सो नॉट इंक्लूडेड इन NI NNPFC। समझ गई। लेकिन ये पेमेंट्स लोगों को मिलती तो हैं, उनकी जेब में तो पैसा आता है इनसे, तो ये कहीं तो अकाउंट होती होंगी, शायद पर्सनल इनकम में। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। यही कनेक्शन है। पर्सनल इनकम PI वो टोटल इनकम है जो हाउसहोल्ड्स और इंडिविजुअल्स को एक्चुअली रिसीव होती है सभी सोर्सेज से, चाहे वो अर्नड हो या अनअर्नड, लाइक ट्रांसफर पेमेंट्स। नेशनल इनकम NI वो है जो फैक्टर्स ने अर्न की। PI वो है जो हाउसहोल्ड्स की जेब में वास्तव में आई। ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, तो PI कैसे कैलकुलेट करते हैं NI से? पर हाउसहोल्ड्स को मिली नहीं। कौन सी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। कंपनी सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती, कुछ हिस्सा बिजनेस में री इन्वेस्ट करने या कर्ज चुकाने के लिए रख लेती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स ये NI का हिस्सा है, पर हाउसहोल्ड्स को नहीं मिला। कॉर्पोरेट टैक्सेस, कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं उस पर सरकार को टैक्स देती हैं, ये भी NI का हिस्सा है, पर हाउसहोल्ड्स को नहीं मिला। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये इनकम अर्न तो हुई है, पर अभी हाउसहोल्ड्स को मिली नहीं है। ये सब NI से घटा देंगे। ओके,
अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इनकम घटा दी। अब इसमें वो इनकम जोड़ेंगे जो हाउसहोल्ड्स को मिली तो है, पर उन्होंने करंट प्रोडक्शन से अर्न नहीं की हैं। कौन सी? ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स, जैसे पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप्स, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, सरकार ने जो लोन्स लिए हैं उन पर जो इंटरेस्ट पे करती है हाउसहोल्ड्स को, ये सब जोड़ देंगे। अच्छा, तो अर्न बट नॉट रिसीव्ड घटाया और रिसीव्ड बट नॉट अर्न जोड़ा। प्रिसाइजली। फॉर्म्यूलेकली इसे ऐसे लिख सकते हैं: PI इज इक्वल टू NI, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। PI हमें ज्यादा बेहतर आइडिया देता है कि हाउसहोल्ड्स के पास असल में कितनी परचेजिंग पावर आ रही है। ओके, PI इज व्हाट हाउसहोल्ड्स एक्चुअली रिसीव। लेकिन इस मिली हुई इनकम पर भी तो हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स। बिल्कुल, PI सारी की सारी खर्च करने के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो जो फाइनल इनकम बचती है टैक्सेस देने के बाद, जिसे हम सच में खर्च या सेव कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? दैट मस्ट बी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। करेक्ट। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, DPI, इज द रियल टेक होम इनकम। ये वो इनकम है जो इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स के पास पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस चुकाने के बाद बचती है। पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और कुछ फीस एंड फाइन्स जो इंडिविजुअल्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो DPI का कैलकुलेशन सिंपल है। हाँ बिल्कुल। DPI इज इक्वल टू पर्सनल इनकम PI माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। यही वो अमाउंट है जो लोगों के पास दो कामों के लिए बचता है, या तो उसे खर्च करें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या उसे बचाएं, सेविंग्स। सो DPI इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। DPI कंज्यूमर डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना होगा, सेविंग्स कितनी होंगी, ये काफी हद तक DPI पर डिपेंड करता है। इसे ट्रैक करना कंज्यूमर बिहेवियर और ट्रेंड समझने के लिए क्रूशियल है। So the flow is NI income earned, PI received by households, DPI available for spending saving after taxes. ये पूरा फ्लो अब एकदम क्लियर है। फाइनली आज के लिए एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो, COR। ये रेशियो क्या बताता है? कैपिटल आउटपुट रेशियो इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी का एक मेजर है। ये बताता है कि आउटपुट यानी GDP का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसे अक्सर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आईकोर के रूप में यूज किया जाता है, जो चेंजेस को देखता है। अच्छा, मतलब कितनी पूंजी लगाकर कितना आउटपुट मिल रहा है, उसका रेशियो। हाँ, एक तरह से वही। स्पेसिफिकली आईकोर का फॉर्मूला होता है आईकोर इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर, चेंज इन आउटपुट GDP इन दैट ईयर। मान लीजिए आईकोर 4 है। इसका मतलब है कि GDP में 1 रुपए की ग्रोथ लाने के लिए 4 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? लोअर COR आईकोर अच्छा है या हायर? लोअर कोर का मतलब है कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव है, कम इन्वेस्टमेंट लगाकर ज्यादा आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये हायर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी का साइन है। ये अच्छी बात है। हायर कोर का मतलब है कि सेम लेवल का आउटपुट बढ़ाने के लिए ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये इनएफिशिएंसी या शायद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्किल्ड लेबर की कमी का इंडिकेटर हो सकता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो देश कोशिश करते होंगे कि कोर कम रहे। बिल्कुल। पॉलिसी मेकर्स इसे ग्रोथ टारगेट्स अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट करने में यूज करते हैं। अगर किसी देश को 8% GDP ग्रोथ चाहिए और उसका आईकोर 4 है, तो उसे अपनी GDP का 32% 8% इंटू 4 इन्वेस्ट करना होगा। अगर वो एफिशिएंसी बढ़ाकर आईकोर को 3 कर ले, तो 8% ग्रोथ के लिए सिर्फ 24% 8% इंटू 3 इन्वेस्टमेंट ही चाहिए होगा। आईकोर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टेक्नोलॉजी का लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, लेबर स्किल्स, मैनेजमेंट एफिशिएंसी और ओवरऑल पॉलिसी एनवायरनमेंट। इसे समझना रिसोर्स एलोकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करता है। ये एफिशिएंसी मेजर ग्रोथ प्लानिंग के लिए वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 1 में हमने कवर किए। तो लिसनर्स के लिए टेक अवे ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझना है और इकोनॉमी में इनकी रेलेवेंस को अप्रिशिएट करना है। फॉर इंस्टेंस, ये सोचना कि इंडिया का NFIA जनरली पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और ऐसा क्यों है, या इंडिया की रियल GDP ग्रोथ नॉमिनल GDP ग्रोथ से आमतौर पर कम क्यों रहती है। एग्जैक्टली।
एंगेजिंग विद दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस डीपन्स अंडरस्टैंडिंग। नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो इकोनॉमी की कहानी बताते हैं। व्हाट स्टोरी डू these numbers tell about our economy? That's the real insight to gain. ये था नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 1 का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।